हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सभी बच्चों के लिए ले आया हूं बोर्ड पेपर का छठवां सेट 6। तो आज हम करेंगे बच्चों, बिल्कुल बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। और आज मैं आपको बोर्ड पेपर का जो हम सेट करवा रहे थे उसका छठवां सेट आज मैं आप सभी बच्चों को करवाने वाला हूं। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। सबसे पहले बच्चों, आप इस क्लास को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जितने भी आपके दोस्त हैं जो बोर्ड के एग्जाम्स दिलाने वाले हैं 2023 में, चाहे वो यूपी का हो, एमपी का हो, बिहार का हो, सीजी का हो, झारखंड या राजस्थान का हो, सारे बोर्ड्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आज का हमारा जो क्लास में हम लेकर आए बच्चों बोर्ड पेपर सेट 6 में। तो सबसे पहली बात तो यही बोलूंगा कि ये हमारा जो YouTube चैनल है बच्चों, आपको बोर्ड की तैयारी बिल्कुल बहुत ही धमाकेदार अंदाज से करा रहा है। तो सबसे पहले आप काम कीजिएगा, आप हमारे चैनल को बच्चों शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। क्लास को लाइक कीजिए बच्चों, शेयर कीजिए और कमेंट्स करते चलिएगा। ओके, तो ये मैंने आपको बताया हमारा चैनल गोपाल सर फिजिक्स बोर्ड्स की तैयारी करा रहा है बिल्कुल। तो आ जाएंगे सारे बच्चे, जल्दी से आ जाओ बेटा, सारे लोग आ जाइए, जितना जल्दी हो सकते हैं सारे के सारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। मैंने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और खूब मजा आने वाला है एंजॉयमेंट के साथ आज की क्लास में बेटा। ठीक है, स्टार्ट करें। आ गए सारे लोग। ओके ओके ओके, आप सभी को गुड इवनिंग बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। छठवां सेट है और स्टार्ट करेंगे कुछ हमारे पास में जो एमसीक्यूज हैं, क्योंकि सारे बोर्ड में एमसीक्यूज सबसे पहले आते हैं। तो हमारे पास आज की क्लास में आपके लिए सब्जेक्टिव भी है बेटा और ऑब्जेक्टिव भी है, दोनों तरह के प्रश्न होंगे। सबसे पहला प्रश्न आप सभी बच्चों के बीच में आ चुका है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, सभी को आंसर देने। ये प्रश्न वही है बेटा जो प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड में आए हैं या मॉडल पेपर में क्वेश्चंस थे, वही क्वेश्चंस हैं और यही प्रश्न रिपीट होते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में मैंने देखा है मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं रिपीटेड होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, कितना होता है? 2 × 10⁻18 जूल। बी ऑप्शन में है बेटा 1.6 × 10⁻−19 जूल। ठीक है, 1.6 × 10⁻−31 जूल, 9.1 × 10⁻31 जूल। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम कैसे निकालते हैं, 1 eV लिखते हैं। ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो बोल सकते हैं, या एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पर त्वरित करने पर जो ऊर्जा होती है। तो यहां पर आवेश का मान कितना होता है बेटा, 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है और विभव कितना है, 1 है बेटा। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, ऊर्जा 1.6 × 10⁻−19 जूल, ये हमारे पास आ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? चलिए बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर्स दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, सही आंसर क्या होगा बेटा इस प्रश्न का? बी। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? बी बिल्कुल सही होगा, 1.6 × 10⁻−19 जूल। सही आंसर क्या होगा? 1.6 × 10⁻19 जूल बिल्कुल सही उत्तर होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2। किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण को व्यक्त करता है? बहुत बार रिपीट हो चुका है प्रश्न, सारे बच्चों को आंसर्स मालूम होना चाहिए और आंसर्स 100% आने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा कुछ बोल रहा है कोई बच्चा कुछ कह रहा है। तो किरचॉफ का धारा नियम, ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ KCL बोलते हैं, किसके संरक्षण को व्यक्त करता है? ऊर्जा के, संवेग के, आवेश के या द्रव्यमान के? ऊर्जा, संवेग, आवेश या द्रव्यमान, क्या आएगा सही ऑप्शन? किसके संरक्षण को व्यक्त करता है? जल्दी से कमेंट्स में आंसर दे सकते हैं, पोल है तो पोल में आंसर दे सकते हैं बच्चों बिल्कुल। ठीक है, क्या आएगा सही उत्तर? बिल्कुल आंसर्स देते चलिए। अरे यार इतने बार करवाया गया आप लोगों को, इतने बार करवाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए मैं फिर से एक बार आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूं, क्योंकि बच्चे क्लास दौरान बहुत बार डिमांड करते हैं, सर पीडीएफ चाहिए, हमको पीडीएफ चाहिए। तो पीडीएफ आपको डाउटनट ऐप में मिलेगा। अगर आपके मोबाइल में डाउटनट ऐप नहीं है बच्चों तो इंस्टॉल कर लो। डाउटनट ऐप में जाएंगे, वहां पर हमारी बैचेस बने हुई है, फ्री बैचेस, वहां पर पीडीएफ का ऑप्शन है, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण को व्यक्त करता है बेटा? किसकी? बिल्कुल आवेश संरक्षण को।
ठीक है, मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट है उनका आंसर, बहुत सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है बेटा, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। किसके संरक्षण को व्यक्त करता है? आयुष संरक्षण को व्यक्त करता है। प्रश्न क्रमांक 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी बच्चों के बीच में आ चुका है। तीसरा प्रश्न हमारा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 तथा चुंबकशीलता म्यू 0 के माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होगा, क्या होगा? विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 तथा चुंबकशीलता म्यू 0 के माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होगा। क्या होता है विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग? जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपको लगता है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, वेग के लिए फार्मूला आपने देखा है बेटा, आपने फार्मूला देखा है, आपको याद होना चाहिए क्या होता है। क्या वो अंडर रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0 होता है? क्या वो b इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट, ये क्या है मालूम है? ये हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट, अंडर रूट में दोनों है ना, म्यू 0 भी है एप्सिलॉन 0 भी है बेटा। अंडर रूट एप्सिलॉन 0 अपॉन म्यू 0 है, डी ऑप्शन है बेटा अंडर रूट म्यू 0 अपॉन एप्सिलॉन 0। इस तरह से ये 4 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या आएगा? बिल्कुल आंसर्स देते चलिए, जिस स्पीड से क्वेश्चन होते हैं उसी स्पीड से जब आंसर आता है ना तब पढ़ाने में भी मजा आता है बच्चों। क्या आएगा सही आंसर? सी इज इक्वल टू, क्या आएगा बेटा? प्रकार ये क्या होता है? सी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0, ये होता है। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में आ चुका है। एंड गेट में एक निवेशी 0 और दूसरा 1 है, निर्गत होगा। ये चीज सुनिएगा। अब देखो बेटा, ये 0 का मतलब समझना, इनपुट सिग्नल 0 है मतलब कैसा है? ऑफ है। 0 1 आप लेके चलना, जो भी विद्युत परिपथ होता है या जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड होता है उसके 2 बटन्स हैं, जो ऑन या ऑफ होता है, स्विच होता है ना ऑन या ऑफ, वही तो 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब होता है बेटा ऑन, या आप बोल सकते हैं 0 मतलब लो, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। 1 मतलब क्या है बेटा? हाई। 1 मतलब क्या है? हाई है। तो एंड गेट में बोलते हैं एक निवेशी 0 और दूसरा 1 है, तो निर्गत आउटपुट क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए पहले, फिर मैं आपको एक बार समझा देता हूं, फिर आंसर देना। ए 0 है बेटा, बी 1 है, सी 0 अथवा 1 है, डी अनंत है। एंड और के लिए मैं सिंपल सा फंडा आप सभी बच्चों को सिखाता हूं आज। और का मतलब क्या होता है? हिंदी में सुनो, हिंदी में और का मतलब क्या होता है बेटा? अथवा होता है। ये एक ठीक है तरीका है याद रखने का। ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है मगर ये हम तरीका अपनाते हैं। और गेट में होता क्या है? ओ आर और, ठीक है, और गेट में होता क्या है बेटा? उसमें से 2 इनपुट में से कोई एक इनपुट भी अगर हाई हुआ तो आउटपुट हमको हाई मिलता है। बात समझ में आ रही है? 2 इनपुट में से कोई भी एक इनपुट अगर हाई हुआ तो आउटपुट हमको क्या मिलता है बेटा? हाई मिलता है। मगर एंड गेट में दोनों इनपुट हाई होते हैं, मतलब दोनों का दोनों इनपुट ऑन रहेगा तभी आउटपुट ऑन आता है। इस चीज को हमेशा याद रखना। और के लिए क्या बोला मैंने? और के लिए फिर से सुनिएगा, 2 में से कोई एक इनपुट भी अगर ऑन है तो आउटपुट भी ऑन मिलेगा, और इसी को हम हाई भी बोल सकते हैं। 2 में से कोई एक इनपुट भी हाई है तो आउटपुट हमको हाई मिलता है। और फिर उसके बाद में एंड गेट के लिए ये जरूरी होता है कि दोनों के दोनों इनपुट हाई हो। तो यहां पर एंड गेट के एक निवेशी कैसा है? लो है, और दूसरा कैसा है? हाई है। तो आउटपुट कैसा मिलेगा? लो ही मिलेगा बेटा, क्योंकि एंड गेट के लिए दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, तब आउटपुट हाई मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, एंड गेट के कंडीशन में। और यही प्रश्न अगर और गेट के लिए पूछता तो ऑप्शन 1 हो जाता, क्योंकि एक हाई होने पर भी वहां पर आउटपुट हमको हाई मिल जाता है। बात समझ में आई क्या? चलिएगा, 5वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 5वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। आज का हमारा 5वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 4 हो गए थे ना। क्वेश्चन नंबर 5, 1 AMU द्रव्यमान से प्राप्त ऊर्जा होती है, आपने पढ़ा हुआ है, 115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी है बेटा 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी है बेटा 156 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आप आंसर दे सकते हैं 1 AMU, या इसी को यूनिट भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट। इससे प्राप्त ऊर्जा का मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी है बेटा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी है 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑप्शन डी है बच्चों 156 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अरे जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, और जल्दी से बेटा इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, बच्चों की संख्या अभी तो फिलहाल कुछ कम दिख रही है, मगर आप अपने दोस्तों के साथ जितने बच्चे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं शेयर कीजिए। आने वाले समय में और भी बहुत ही बेहतरीन क्लासेस हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, और सारे बोर्ड्स के मॉडल पेपर भी सॉल्यूशंस कराएंगे अभी। ओके,
कौन सा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा बेटा? बी। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये सही होता है 1 AMU द्रव्यमान से प्राप्त ऊर्जा के लिए। आगे बढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6, आज का हमारा छठवां प्रश्न। कौन सा प्रश्न बेटा? आज का हमारा छठवां प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? फोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है। ऑप्शन देखिएगा, ए है E/c², बी है बेटा H/c लैम्डा, सी है बेटा H/ लैम्डा और डी है शून्य। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? फिर से सुन लीजिए, ऑप्शन ए E/c², बी है बेटा H/c लैम्डा, सी है बेटा H/ लैम्डा और डी है बेटा शून्य। कौन सा ऑप्शन लगता है आपको बिल्कुल सही होगा? ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार हमने आपको पढ़ाया है, बहुत बार बताया बेटा कि फोटॉन जो होता है उसका विराम द्रव्यमान कितना होता है। फोटॉन का विराम द्रव्यमान होता कितना है? क्या आएगा फोटॉन का विराम द्रव्यमान में? कितना होगा फोटॉन का विराम द्रव्यमान? ठीक है, फोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होगा? बिल्कुल 0। कितना होगा बेटा? 0 होगा, शून्य होता है। कितना होता है? शून्य। मुझे मालूम था, सब बच्चों को मालूम है, ये प्रश्न तो हमने इतने बार करवाया कि सारे बच्चों को याद हो गया कि फोटॉन का विराम द्रव्यमान। और एक चीज बोलूं, देखो जब भी हम कोई सेट पेपर बनाते हैं ना तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं, हम अपनी मर्जी से लेके नहीं आते हैं यार, ये सारे क्वेश्चंस ये आ ही जाते हैं। जो भी हम सेट पेपर देखते हैं वही क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखना बोर्ड एग्जाम्स में भी यही होता है बेटा, जितना हम करा रहे हैं ना उन्हीं में से क्वेश्चंस आएगा, बहुत कम हो सकता है। देखो अब एग्जाम है, परीक्षा है, तो हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन इधर उधर से हो जाए, मगर ये मान के चलना कि 90 to 95% क्वेश्चन वही मिलने वाले हैं जो हम आपको यहां तैयारियों में करा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, विश्वास सबसे बड़ी चीज तो यही होती है। कुछ कुछ बच्चों को लगता है कि पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों ऐसा ये वही क्वेश्चन बता रहे हैं, मगर एक है बात कुछ प्रश्नों में जो बार बार रिपीट होते हैं। ओके, चले सबका आंसर आ गया भाई, आगे बढ़े। चलो बेटा सातवां प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा हमारे पास में? 7 है। सातवां प्रश्न है विभव प्रवणता राशि है। कैसी राशि होती है विभव प्रवणता? विभव प्रवणता ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किसमें जो विभव प्रवणता होता है उसमें संबंध है। ये होता है E = -dV/dx होता है। ठीक है, E = -dV/dx होता है बेटा। इसमें विभव प्रवणता किसको कहते हैं? हम -dV/dx को विभव प्रवणता कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसका मात्रक पूछता है बेटा, वोल्ट पर मीटर होता है, मगर यहां पर पूछा गया है कि ये राशि कैसी है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए बेटा सदिश राशि, ऑप्शन बी है बेटा अदिश राशि, ऑप्शन सी है टेंसर राशि और ऑप्शन जो फोर्थ है वो है बेटा उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? विभव प्रवणता कैसी राशि है? विभव प्रवणता राशि है बोलता है, कैसी राशि बेटा? E = -dV/dx, E = -dV/dx है। देखकर क्या लगता है आपको कैसी राशि होनी चाहिए? एक चीज बताऊं मैं, विभव प्रवणता विभव से बना है बेटा। विभव में दूरी के साथ जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में विभव प्रवणता की परिभाषा लिखने आई तो आपको यही लिखना है ना कि दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। विभव से बनाए, विभव कैसी राशि होती है? अदिश। विभव कैसी राशि होती है बेटा? अदिश। मगर विभव प्रवणता ठीक है, ये चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के इक्वल है तो ये कैसी राशि होती है बेटा? ये एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है बच्चों? सदिश राशि होती है, याद रखना। कैसी राशि है? सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आठवां प्रश्न आज के हमारे क्लास का, विशिष्ट चालकता का मात्रक है ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। सेकंड है बेटा ओम इनवर्स मीटर, ओम मीटर इनवर्स। जो विशिष्ट चालकता होती है ना, विशिष्ट चालकता वो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है बेटा। किसका उल्टा होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। क्या आपने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा हुआ है? आपको मालूम है विशिष्ट प्रतिरोध ये होता है ρ = RA/L। अब आप निकाल सकते हो, पहले आप विशिष्ट प्रतिरोध का निकाल लो और उसका इनवर्स कर देना, उसका उल्टा कर देना, वो विशिष्ट चालकता का हो जाएगा। ठीक है, वो विशिष्ट चालकता हो जाएगा। देखो विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होगा बच्चों? ये ओम हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये मीटर हो जाएगा। मीटर क्या हो गया? कैंसल। ये आ गया हमारे पास ओम मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों? ओम मीटर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? कौन सा ऑप्शन सही हुआ बच्चों? ये हमारे पास में ओम मीटर, ये सही हुआ। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है बच्चों? हमारे पास में ओम मीटर होता है। क्या होता है बेटा? ओम मीटर होता है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्या आएगा यहां पास में? हमारे पास में ओम मीटर आएगा। बात समझ में आई क्या?
ठीक है, सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स बोला तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स बेटा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओके, अब ठीक है, चलो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत ही रिपीट होने वाला प्रश्न है बेटा, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, L बाई आर का विमेय सूत्र। ऑप्शन देखिए, T है बेटा, T इनवर्स है, T A इनवर्स है, A T इनवर्स है। कौन सा ऑप्शन आपको लगता है सही? ये भी हम निकाल कर दिखाते हैं आपको। क्या निकालना है बेटा आपको? L बाई आर का, L बाई आर का। तो यहां पर L बाई आर निकालने से पहले आपको मालूम होना चाहिए बेटा L क्या होता है? ये E अपॉन या माइनस ई अपॉन क्या आ जाता है बेटा? डी आई अपॉन डी टी, ये एल हो जाता है। और आर कैसे होगा? v इजिकल टू आई आर होता है। v इजिकल टू क्या होता है बेटा? आई आर। तो यहां से r इजिकल टू क्या हो जाता है? v अपॉन आई। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं हम l बाई आर के लिए। l के जगह में क्या लिखेंगे बेटा? e अपॉन डी आई अपॉन डी टी रखेंगे, डी आई अपॉन डी टी रखेंगे। और r के जगह में क्या रख लेंगे हम? v अपॉन आई रख लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से। मैं सिंपली आपको इसको अगर कैलकुलेट करके दिखाऊं बेटा, देखो इधर पहले मात्रक निकालते हैं ना। ई का मात्रक क्या हो जाएगा बेटा? वोल्ट। ठीक है, वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट बटा ये क्या आ जाएगा? एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, और ये भी हो जाएगा बेटा, ये भी हो जाएगा हमारा वोल्ट, और ये आ जाएगा बेटा एम्पियर। तो ये वोल्ट से कैंसिल हो जाएगा, एम्पियर से सेकेंड वापस ऊपर चला जाएगा बेटा। तो सेकंड ऊपर चला गया, सेकंड मतलब टाइम है, तो क्या आएगा यहाँ पास में? टी आएगा। क्या आएगा बच्चों हमारे पास में? टी आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बात समझ में आई? पहले मात्रक निकाल लेना, तो यहाँ विमेय सूत्र आसानी से आप निकाल सकते हो। अगर आप सब में विमा रखोगे ना, ई की विमा, आई की, टी के, तो बहुत समय लगेगा। मात्रक से भी हम विमेय सूत्र बना सकते हैं। हमने 11वीं क्लास में ये पढ़ा हुआ है कि हम मात्रक से भी क्या निकाल सकते हैं बेटा? विमेय सूत्र निकाल सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है? बोलो है कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सभी बच्चों के, मुझे मालूम था बहुत सारे बच्चों के आंसर बिल्कुल सही आएंगे, क्योंकि आपने खूब प्रैक्टिस किया हुआ है बेटा, बहुत बार ये क्वेश्चंस आपने बनाया हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आज का हमारा 10वां प्रश्न है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 10वां प्रश्न है। क्या लिखता है? 600 nm तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। माध्यम में इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होने वाला प्रश्न है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। हमारे को दिया क्या गया है? हमको तरंग दैर्ध्य दिया है λ1 इजिकल टू 600 nm, nm मतलब नैनोमीटर, यहां चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से बोलता है, तो निर्वात का अपवर्तनांक n1 बराबर 1 होता है। कहां प्रवेश करता है? 1.5 अपवर्तनांक, n2 दिया बेटा 1.5 अपवर्तनांक, ठीक है, वाले माध्यम में प्रवेश करता है। इसका तरंग दैर्ध्य मतलब λ2 निकालना है। यहां पर एक चीज याद रखना कि ये जो होता है ना, क्या चीज? अपवर्तनांक बेटा, वो व्यतक्रमानुपाती होता है तरंग दैर्ध्य का। अपवर्तनांक जो होता है व्यतक्रमानुपाती होता है तरंग दैर्ध्य का। तो यहां पर हम अगर फार्मूला लगाएंगे n1 अपॉन n2, तो ये हो जाएगा बेटा λ2 अपॉन क्या हो जाएगा? λ1। ठीक उल्टा, n1 अपॉन n2, तो वो λ2 अपॉन λ1। हमको क्या चाहिए? हमको λ2 चाहिए, तो ये हो जाएगा बेटा n1 अपॉन n2 इंटू λ1। ठीक है, n1 की वैल्यू कितनी है? n1 कितना है बेटा? 1 है। n2 कितना है? 1.5 है। ठीक है, इंटू λ1 की वैल्यू कितनी बेटा? 600 है। कितनी है? 600। तो ये 10/15 हो जाएगा। देखो ये 10 बटा क्या हो जाएगा बेटा? 15। एक अंक के बाद दशमलव हटा दिए, ऊपर में 600 हो गया। 15 एकम 15, 15 चौक 60, 40 गुना 10 400 नैनोमीटर है, तो nm। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कैसे? क्वेश्चन बनाने भी आने चाहिए ना। हो सकता है बेटा कई बच्चे लोग क्या करते हैं मालूम है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, उसको याद कर लेते हैं, उसका आंसर रट लेते हैं। मगर टीचर्स भी तो बहुत चालाक होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो फिगर्स को चेंज कर देते हैं, नंबर्स को चेंज कर देते हैं। 600 की जगह वो 800 कर दिया, इधर आंसर्स के नंबर को चेंज कर दिया। तो आपको कैलकुलेशन करने भी तो आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन करने नहीं आएगा तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, किस तरह से बनाओगे? क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक मतानुसार प्रकाश की प्रकृति होती है, बोलता है कैसी होती है बेटा? केवल तरंग प्रकृति होती है, केवल कण प्रकृति होती है, कण और तरंग प्रकृति दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं?
जो आधुनिक मत है उसके अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। हमने तो पूरा पढ़ लिया, 11th पढ़ लिया, 12th पढ़ लिया, प्रकाश को हमने कणों के रूप में भी पढ़ा है, तरंगों के रूप में भी पढ़ा है। तो हमको बिल्कुल ये आंसर तो हमको मालूम ही होना चाहिए बेटा कि कैसी प्रकृति होती है, कण एवं तरंग प्रकृति दोनों होती है। कण की तरह भी पढ़े हमने, तरंग की तरह भी पढ़ा है बेटा, तो कण और तरंग दोनों तरह की प्रकृति होती है। ठीक है, तो आधुनिक मतानुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी है, कण एवं तरंग प्रकृति दोनों है। ठीक है, याद रखना इसको। आगे बढ़ते हैं बेटा, हम आगे बढ़े। कौन सा नंबर का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर क्या आ गया बेटा हमारा 11। ये 11वां प्रश्न था। ठीक है, 11वां प्रश्न था जिसका आंसर है सी, कण एवं तरंग प्रकृति दोनों। बिल्कुल आप सभी बच्चों के आंसर्स बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 12, 12वां प्रश्न है बेटा। अर्धचालकों में विद्युत चालन होता है। किस तरह से अर्धचालकों में विद्युत चालन होता है? कोटरों द्वारा, कोटर एवं इलेक्ट्रॉन द्वारा। कोटर का मतलब क्या है, यहाँ होल से है बेटा। वीवर भी आता है, कई जगह कोटर आता है, कई जगह वीवर लिखा हुआ आता है। कोटर बोलते किसको है मालूम है आपको? वो पंछी लोग पेड़ पौधे में जो घोंसला बनाते हैं ना, तो देखना वो एक खाली जगह होता है बेटा, घोंसला रहता है अंदर से। ठीक है, उसको वो अपने किससे, अपने चोंच से मार मार के छोटा सा घर जैसे बना लेते हैं, वो होता है कोटर। वो क्या होता है बेटा, कोटर। ठीक है, तो कोटर वही है, खाली जगह को एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो जो खाली जगह बचता है वो होल कहलाता है, वैसे इसको कोटर नाम दिया गया है। तो अर्धचालकों में विद्युत चालन होता है, बोलता है कोटरों द्वारा। सेकंड ऑप्शन है बेटा कोटरों व इलेक्ट्रॉन द्वारा। थर्ड ऑप्शन है बच्चों इलेक्ट्रॉनों द्वारा। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन आएगा? बिल्कुल मुझे मालूम था इस प्रश्न का आंसर भी सभी बच्चों को मालूम है, क्योंकि सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन बार बार किया हुआ है, बार बार पढ़ा हुआ है। अब कुछ लोग तो हैं जो नए हैं बच्चे, जो हमारी क्लास में बाद में ज्वाइन हुए, उनको मालूम नहीं है, नहीं तो सबको मालूम है। क्या आएगा बेटा? अर्धचालक। ठीक है, अलग अलग अर्धचालकों में अलग अलग तरह से धारा प्रवाहित होती है, तो यहां पर सही ऑप्शन आएगा बेटा बिल्कुल सेकंड, कोटरों व इलेक्ट्रॉनों द्वारा। किसके द्वारा आएगा बेटा? कोटरों व इलेक्ट्रॉनों द्वारा। 13वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां प्रश्न हमारे बीच में आ चुका है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, +3 डायोप्टर तथा -1 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं, उनकी संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करो। एक नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिखाते हैं बेटा कैसे आप बनाएंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो दिया है उसको लिखेंगे बेटा। हमको दो लेंस की क्षमता दिया है, P1 कितना दिया हुआ है +3 डाईऑप्टर, और P2 कितना दिया हुआ है बेटा -1 डाईऑप्टर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना क्या निकालना है आपको, संयुक्त लेंस की क्षमता निकालनी है बेटा। संयुक्त लेंस की क्या निकालनी है? क्षमता आपको निकालनी है। तो संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी होगी? P = P1 + P2, P1 + P2 क्या आ गया हमारे पास 2 + -1 हो गया, सॉरी 3 है ना, ये क्या गया 3 + -1। तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 3 में 1 घटा दिए तो 2 डाईऑप्टर आ गया। कितना आ गया बेटा? 2 डाईऑप्टर। ठीक है, क्या निकालो बोलता है? संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करो। अब हम इसके आएंगे बेटा संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी निकालेंगे। तो संयुक्त फोकस दूरी, ठीक है, फार्मूला क्या होगा? F = सेंटीमीटर में निकालते हैं तो 100/P आ जाएगा बेटा। ठीक है, मीटर में भी निकाल सकते हैं, कुछ नहीं होगा, मगर सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं आप। क्यों ऐसा हुआ? जबकि P = क्या होता है? 100/F होता है। ये किस में आता है? सेंटीमीटर में। किस में आता है बेटा? सेंटीमीटर में। तो F = 100/P, P की वैल्यू 2, कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। ये हमारी फोकस दूरी निकल आई। कितना आसान है कि नहीं? समझ में आई बात? +3 डायोप्टर और -1 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस दिए थे, हमने संयुक्त लेंस की क्षमता निकाला, फिर संयुक्त फोकस दूरी निकाल लिया। हो जाएगा सबसे। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा हमारा 13वां प्रश्न हो गया ना, ये क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? 14। चलिए क्या आएगा इसका उत्तर, सॉल्यूशन करेंगे। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो हमारा आंसर आएगा बेटा लेंज का नियम कौन से संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये हमारा 14वां प्रश्न था। लेंज के नियम कौन से संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं 15वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15।
आज का हमारा 15वां प्रश्न है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 है। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी और सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य की तरंगों का नाम लिखिए। ठीक है, तो यहां पर बेटा सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य, सबसे जो छोटी तरंगदैर्ध्य है, सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य क्या आएगा? सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य क्या आएगा बेटा हमारे पास में? सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य आता है गामा, गामा किरणें या गामा तरंग बोल सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य, सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य किसका होता है? आंसर दीजिएगा आप लोग। सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य किसका होता है बच्चों? क्या आएगा? रेडियो तरंग। क्या थी बेटा? रेडियो तरंग। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे मालूम था बहुत सारे बच्चों का, ये कमेंट देखकर समझ में आ रहा है कि बहुत सारे बच्चों को पहले से मालूम था कि सबसे छोटी क्या था बेटा? गामा है। सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य गामा का होता है, सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य रेडियो का होता है। इसी में एक और याद रखना, आवृत्ति भी पूछता है कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक आवृत्ति कौन होता है? तो जिसका तरंगदैर्ध्य कम है बेटा उसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। किसकी? गामा किरणों की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न है, उसको आपको हमेशा याद रखना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, 16वां प्रश्न क्या बोलता है? वैद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती, समझाइए क्यों। देखिए, विद्युत कैसे आंसर लिखना है ये भी लिखकर बता रहा हूं ना आप सभी बच्चों को। विद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती, क्यों? क्योंकि अगर काटती तो ठीक है, काटती तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, कटान बिंदु पर बच्चों विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होती जो कि संभव नहीं होता, है। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती क्योंकि अगर काटती तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होती जो कि संभव नहीं होता है। यही चीज होता है बेटा एक्चुअल में। ऐसे अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे कहीं काट दी, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को, ठीक है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से अगर कहीं पर एक दूसरे को क्या कर रही बेटा? अगर काट रही, मान के चलते हैं, अगर ऐसी काट दी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये कटान बिंदु है बेटा जहां एक दूसरे को काटी। इसको अगर मैं नाम दूं P, इसको अगर मैं नाम दूंगा P पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी। एक स्पर्श रेखा इधर खींचूंगा तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाएगा, एक स्पर्श रेखा इधर खींच सकता हूं बेटा तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP को दिखाएगी। ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। बात समझ में आई? विद्युत बल रेखाएं अगर परस्पर कभी नहीं काटती है, क्यों? क्योंकि अगर काटी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होगी जो कि संभव नहीं है। एग्जाम में आपको आंसर ऐसे ही लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, आज का हमारा 17वां प्रश्न बेटा, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखता है? 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर, 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं, उसका नया प्रतिरोध क्या होगा बोलता है। तो चलिए ये भी सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न है। बिल्कुल फार्मूला याद रखना बेटा, ज्यादा आपको इसको लेंदी नहीं बनाना है। R1 = 50 ओम है। ठीक है, N बराबर दिया है, कितना गुना बोलता है? 2 गुना। आप R2 याद रखना, R2 = क्या होता है बेटा? N² R1। ठीक है, तो R2 = N² R1। N मतलब क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। R1 मतलब कितना हो जाएगा? 50। ये हो जाएगा 4 × 50 मतलब 5 × 20, 200 ओम। कितना ओम आ गया? 200 ओम। ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ये R2 का नया प्रतिरोध का। यही तो पूछा गया था, प्रश्न पढ़ लो। 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, फार्मूला याद रखना, R2 = N² R1। इस फार्मूले का उपयोग करके बच्चों आप आसानी के साथ में बना सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए भाई, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा? 16वां, 17वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 18वां।
क्वेश्चन नंबर 18वां बेटा, 18वां प्रश्न है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 18 है। लॉरेंज बल क्या है, इसके लिए क्या लिखो बोलता है, व्यंजक लिखिए बोलता है। लॉरेंज बल क्या है, इसके लिए व्यंजक लिखिए। तो चलिए हम बताते हैं बेटा लॉरेंज बल क्या है। उत्तर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे लॉरेंज बल, ठीक है। 1 नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे बेटा, लॉरेंज बल, ठीक है, लॉरेंज बल। क्या लिखते हैं बेटा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर, आवेशित कण पर, ठीक है, आवेशित कण पर लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या कहलाता है बेटा, लॉरेंज बल कहलाता है। क्या कहलाता है, लॉरेंज बल कहलाता है, लॉरेंज बल कहलाता है। याद रखिएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर, जो आवेशित कण होता है बेटा, उस पर लगने वाला बल को हम क्या कहते हैं, हम लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हम लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। याद रखना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल जो होता है वो लॉरेंज बल कहलाता है। और फार्मूला क्या होता है, F इजिकल टू बच्चों QVB साइन थीटा, F इजिकल टू QV साइन थीटा, ये हमारे पास में फार्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा हमारा, 19, 19वां प्रश्न है। गतिशील आवेश से कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। क्या लिखेंगे आप उत्तर में, उत्तर में लिखेंगे बेटा, सबसे पहला नंबर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरा नंबर डाल के लिख लेना, कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो गतिशील आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, दोनों तरह के क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। याद रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, 20वां प्रश्न बेटा, कौन सा प्रश्न है हमारे पास में, 20वां प्रश्न है। प्रश्न पहले अच्छे से पढ़ लो, क्या लिखता है क्वेश्चन नंबर 20, μ0 एप्सिलॉन 0 पूरे का पावर -1/2 क्या प्रदर्शित करता है, इसका मात्रक भी लिखो। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी तो हमारे पास में, देखते जाएंगे। बड़े प्रश्न भी है बेटा, आगे बढ़ रहा हूं, इतने स्पीड से आगे बढ़ रहा हूं, इसका रीजन मात्र यही है कि क्वेश्चंस हमारे पास में बहुत सारे हैं, हम सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पहले बताओ यार। क्लियर है अभी तक जितना बताएं, बोलो, आप लोग बोलो, क्या आपको जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं वो सारे के सारे समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चलिए चलिए, मैं आपकी कमेंट का वेट कर रहा हूं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर, यस सर, यस सर, बस बिल्कुल, हाँ तो समझ में आ रहा है बेटा, इसीलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी हमारे पास क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम थोड़ा सा फास्ट बना के चलेंगे, ठीक है, स्पीड बना के चलेंगे। क्या लिखता है, μ0 एप्सिलॉन 0 पूरे का पावर -1/2 क्या प्रदर्शित करता है, इसका मात्रक भी लिखिए। तो हमको दिया क्या बेटा, हमको दिया है μ0 एप्सिलॉन 0 पूरे का पावर कितना दिया है, -1/2। ये क्या क्या प्रदर्शित करता है, ये c को प्रदर्शित करता है। c मतलब क्या है बेटा, ये प्रकाश का वेग होता है। ये क्या होता है बेटा, प्रकाश का वेग होता है, ठीक है, प्रकाश का वेग होता है। तो c इजिकल टू, ये μ0 एप्सिलॉन 0 है, इसको लिख क्या सकते हो आप, 1/, ये हो जाएगा बेटा μ0 एप्सिलॉन 0 पूरे का पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। c इजिकल टू 1/, क्या हो जाएगा बच्चों, √μ0 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। क्या आएगा, मात्रक, मात्रक c क्या चीज है, प्रकाश का वेग है, तो वेग का जो मात्रक होता है वो इसका मात्रक होगा। वेग का मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। आगे बढ़े, 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 21, 21वां प्रश्न है। उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए बोलता है जिसके लिए ध्रुवन कोण कितना है, 60 डिग्री है। देखो न्यूमेरिकल्स भी बहुत पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल्स मैंने देखा है बेटा अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं। न्यूमेरिकल्स के मामले में तो मैंने देखा खूब क्वेश्चन जो है बार बार क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो उस माध्यम का अपवर्तनांक बोलता है क्या, जिसके लिए ध्रुवन कोण, ध्रुवन कोण को आप IP से लिख सकते हैं, IP इजिकल टू 60 डिग्री। हमको क्या निकालना है, अपवर्तनांक। तो सूत्र कौन सा लगाएंगे बेटा अपवर्तनांक के लिए, यहाँ म्यू इजिकल टू 10IP, ठीक है। जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है वो ध्रुवन कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है, तो म्यू इजिकल टू 10IP। क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू 10
आईपी की जगह कितना दिया है हमको 60 डिग्री बेटा, तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan 60, तो ये आ जाएगा √3। अपवर्तनांक कितना आ गया, √3। कितना आसान है, बनेगा बनेगा सारे बच्चों से, बोलिए जल्दी से, बनेगा कि नहीं बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो बिल्कुल बनना चाहिए, और मैं यहां पर आपको इतना प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बिल्कुल भी आपसे छूटना नहीं चाहिए। ओके, कितने प्रश्न हो गए जी, 21, अब 22, क्वेश्चन नंबर 22 बेटा, 22वां प्रश्न हमारे पास में आ चुका है। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। nवीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है, बोलता है कोणीय संवेग पूछा गया है। तो यहां पर हम आपको बताएंगे कि nवीं कक्षा में जो कोणीय संवेग का मान होता है वो क्या होता है बेटा, NH/2π। NH/ क्या होता है बेटा, 2π। ठीक है, NH/, ठीक है, nवीं कक्षा में पूछा तो NH/2π ये कोणीय संवेग का मान होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। अब 2 नंबर वाले प्रश्न आ गए, इस तरह से बढ़ते जाएंगे ना, ठीक है, आगे नंबर बढ़ते जाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है बेटा, आपको लिखना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या लिखना है बेटा आपको, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या लिखेंगे परिभाषा में, ठीक है, ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, ये परिभाषा हो गई कि वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। ये बेटा किससे दिखाते हैं, P से। P इज इक्वल टू Q, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2a देखते हैं। P इज इक्वल टू Q इंटू क्या आ जाता है बेटा, 2a आ जाता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। मात्रक भी लिख सकते हैं बेटा, आवेश का मात्रक कूलम और दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलम मीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मात्रक आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी है, बोलता है बेटा 0. देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में सबसे पहले आवेश कितना होगा, Q का मान, दोनों में सेम आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पास में दूरी दे दिया है, कितनी दूरी दिया है, दोनों के बीच की दूरी, इसको हम 2a लेके चलेंगे ना, कंफ्यूज नहीं होना। क्या लेके चलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी को 2a मान के चलते हैं। ठीक है, क्या मान के चलेंगे हम, 2a। 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, आगे सूत्र है बेटा P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। Q इंटू क्या है, 2a। Q का मान कितना रखना, 1.6 × 10⁻⁻19 रखना बेटा, और 2a कितना रख लेना, 0.53 × 10⁻⁻10 रख लेना। कितना आ जाएगा, सीधे सीधे गुना कर दो, 16 × 48 का 8 हासिल आया 4, 16 × 5 80 और 4 84। कितने अंक, 1 2 3 अंक बेटा, तो 0.848। 16 × 48 का 8 हासिल आया 4, 16 पंचे कितना होता है, 80। ठीक है, 16 पंचे कितना होता है बेटा, 80 होता है ना, 16 पंचे, हाँ बिल्कुल। ठीक है, 16 पंचे 80, ये 0.848, और ये 10 का घात कितना हो गया, 10 का घात -29। 10 का घात कितना हो गया बेटा, -29। अगर मैं इसको, अब देखो यहाँ पर, अगर मैं इसको 10 से गुना करूं और 10 से भाग दूं बेटा, 10 से गुना करूं और 10 से क्या कर दूं, भाग करूं, तो गुना वाला क्या बना देगा, इसको 8.48 बना देगा। ठीक है, ये एक अंक ऐसा आ जाएगा गुना में, और भाग वाला ऊपर आएगा, माइनस हो जाएगा बेटा, तो 10 का घात 29 क्या हो जाएगा, 10 का घात 30 हो जाएगा। ये हम आंसर लिख सकते हैं 8.48 × 10⁻30। ठीक है, कूलम मीटर। आघूर्ण है तो क्या लिखेंगे, कूलम मीटर। इस तरह से क्वेश्चन आपको आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, 24वां प्रश्न, संधारित्र किसे कहते हैं, धारिता की परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले तो आपको समझाना होगा संधारित्र क्या है बेटा, तो क्या लिखेंगे, संधारित्र ऐसी युक्ति है
ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक की आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए संधारित्र ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। धारिता को क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसकी धारिता। अब क्या बोलते हैं, ये तो संधारित्र हो गया बच्चों। अब क्या बोलता है, धारिता। तो देखो धारिता को कैसे परिभाषित करते हैं, धारिता को कैसे परिभाषित करेंगे बेटा। हमको मालूम है किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है। किसी चालक को जब भी आवेश दिया जाता है, कोई भी चालक होता है बेटा, किसी चालक को जब भी हम क्या देते हैं, आवेश देते हैं। ठीक है, अगर हम किसी चालक को Q आवेश दे रहे हैं तो उसके विभव में वृद्धि कितनी हो रही है, V हो रही है। बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना, बहुत सारे क्वेश्चन हैं बच्चों। ठीक है, हाँ बिल्कुल चैटिंग में यार बिल्कुल आप ध्यान मत दो, मैं भी आप लोगों के चैट में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूं। देखो अक्सर ये होता था, हम क्वेश्चन बहुत सारा लेके आते हैं, मगर आप लोगों से बात करने और ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, उसके चक्कर में क्वेश्चन बहुत ही कम हो पाते हैं। इसलिए मैंने सोचा है आज तो मैं, ठीक है, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ा के जाऊंगा। Q प्रोपोर्शनल टू V होता है। ठीक है, या हम लिखते हैं बेटा Q इज इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, हम CV लिख लेते हैं। Q इज इक्वल टू क्या लिख लेते हैं बेटा, हम CV। ठीक है, जहां बोलते हैं C एक नियतांक है, C एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। जिसे चालक की क्या कहते हैं, हम विद्युत धारिता कहते हैं, जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, ये अब आगे देखिएगा, अब क्या हो जाएगा बेटा। अब यदि हम किसका मान, हम V का मान बेटा क्या रख दें, 1 हो तो Q किसके बराबर हो जाता है, C के बराबर हो जाता है। Q किसके बराबर हो जाता है बच्चों, C के बराबर हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो परिभाषा कैसे बनती है, Q प्रोपोर्शनल टू V, Q इक्वल C बेटा, जहां C एक नियतांक है जिसे चालक की विद्युत धारिता करते हैं। यदि V की वैल्यू 1 तो Q बराबर C। तो हम बोलेंगे किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता, ठीक है, उस चालक को दिए गए आवेश के आंकिक मान के बराबर होती है जो विभव में, चालक के विभव में इकाई वृद्धि कर दे। बात समझ में आई। V का मान 1 लिया, Q बराबर हो गया C। इसी को देख के लिखना है, किसी चालक की धारिता C किसके बराबर होगी, आवेश की उस मात्रा के बराबर होती जो विभव में कितनी वृद्धि कर दे, इकाई, क्योंकि V का मान 1 लिए। बोल पाओगे कि नहीं, फिर से सुनिएगा एक बार, क्या बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने क्या बोला, किसी चालक की धारिता C आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है, C बराबर है Q के, तो किसी चालक की धारिता C आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो विभव में कितनी वृद्धि कर दे, बोलता है बेटा इकाई वृद्धि कर दे। विभव में कितनी वृद्धि कर दे, इकाई वृद्धि कर दे। तो ये हमारे पास आ जाएगा Q इक्वल क्या आ जाएगा बच्चों, C आ जाएगा। और इस तरह से हम परिभाषा दे सकते हैं। बिल्कुल लिखना पड़ेगा भाई, परीक्षा में नंबर चाहिए। देखो इधर आलसी नहीं करना है आपको कि हम इतना लिखें, 2 नंबर का है तो इतना लिखें। जो आंसर सटीक लिखेगा उसी को नंबर मिलेगा। मैं एक चीज अभी आप लोगों से बोलना चाहूंगा, देखो बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होता है, सर 1 नंबर का सवाल है कितना लिखें, होता है कि नहीं, बोलो भाई कितने बच्चों को होता है। कई बार ऐसा होता है बेटा कि छोटे प्रश्न में या छोटे कम अंक वाले प्रश्न में 1 अंक 2 अंक में भी कोई बड़ा प्रश्न दे देता है, तब बच्चों का दिमाग घूम जाता है। ऐसा लगता है सर ये तो 5 नंबर का था, 4 नंबर का, 3 नंबर का है, 1 नंबर में दे दिया है, क्या लिखे, कितना लिखे। भाई अगर प्रश्न का आंसर आप सटीक नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ
अगर मान के चलो आपके पास में मान के चलो कोई खिलौना ही है, आप उसका आधा भाग काट दोगे तो खिलौने का कोई अर्थ रह जाएगा क्या? नहीं। या कोई जानवर है मान के चलते हैं, या कोई गधा वगैरह है या कुछ भी है, हम आधे भाग को काट कर अलग कर दिए उसके, तो आधे भाग से देख के समझ में आएगा, आ जाता है, ठीक है क्या है, मगर अच्छे से समझ में नहीं आता। तो आंसर आपको लिखना कैसा है बेटा? सटीक आंसर लिखना है, छोटा हो बड़ा प्रश्न है, जो पूछ रहा है उसको बताओगे तभी जो आंसर चेक करने वाला है वो आपको नंबर देगा। अगर आपने आधा अधूरा लिख दिया, कोई बच्चा बोलेगा सर 1 नंबर का है तो मैं आधा ही लिख देता हूं, तो आधा लिखोगे तो अर्थ क्या होगा? अर्थ ही नहीं निकलेगा उसका सही, सही से परिभाषित ही नहीं होगा, आपका आंसर कैसा हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल मैं जो बोला वो समझ में आया? तो आंसर कैसे लिखेंगे आप? सटीक। इसलिए मैं आज लिख लिख के भी बता रहा हूं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 आज का हमारा प्रश्न, हमारे पास बहुत सारे हैं, बढ़ते जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। 10 माइक्रोफैरड धारिता के एक संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर बोलता है। न्यूमेरिकल में सबसे पहले याद रखना क्या दिया है उसको लिखते चलना। धारिता दिया है 10 माइक्रोफैरड, तो C की वैल्यू दिया है बेटा, C इज इक्वल टू क्या दिया है आपको? 10 माइक्रोफैरड। 10 माइक्रोफैरड मतलब 10 गुना 10 का घात ऋण 6 फैरड, ये हमको दिया है, ठीक है। 10 माइक्रोफैरड धारिता के एक संधारित्र का विभवांतर, संधारित्र का विभवांतर V इज इक्वल टू 100 वोल्ट। V इज इक्वल टू कितना बेटा? 100 वोल्ट, ठीक है, से 200 वोल्ट। तो ये V1 ले लेना, ये V2 ले लेना बेटा। कितना वोल्ट दिया है? 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि देखो मिल गया। हम ऊर्जा में वृद्धि को हम डेल्टा U से दिखाते हैं बेटा। फार्मूला होता है हाफ CV², तो हाफ C V की जगह क्या आ जाता है? डेल्टा V आता है, मतलब ये V2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? V1 का, ठीक है। विभव में वृद्धि हो रही मतलब ऊर्जा में भी वृद्धि होगी। ये एक्चुअल में फार्मूला ऐसा होगा ना, डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? हाफ C डेल्टा V का स्क्वायर। डेल्टा V का स्क्वायर ये है, ठीक है, जो विभव में परिवर्तन हो रहा है। अब वैल्यू रखो, हाफ C के जगह बेटा C क्या मान दिया है हमको? 10 गुना, ये हो जाएगा 10 गुना 10 का घात ऋण 6, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? V2 कितना दिया? 200 वोल्ट दिया है, तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा। V1 100 दिया बेटा, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, कितना आ गया? 5 गुना 10 का घात ऋण 6, और ये आ गया बेटा 200 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 40,000, और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000। ये आएगा 5 × 10⁻⁻6। कितना बचेगा? 40 में 10 घटाएंगे तो 30 बचेगा। 30,000, हजार मतलब 30,000, 3 × 10⁴ ये आ जाएगा। 5 तिया 15 और 10 का घात ऋण 2, हम इसको लिख सकते हैं 0.15 जूल। 0.15 जूल, नीचे 10 का घात ऋण 2 नीचे लाएंगे तो 100 हो जाएगा, भाग देंगे कितना आएगा? 0.15 जूल। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर एग्जाम में आपको नंबर मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 आज का हमारा 26वां प्रश्न बेटा। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? 26 है। नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? बंधन ऊर्जा तथा नाभिक स्थायित्व में संबंध है। ये प्रश्न भी मैंने देखा है, बहुत रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में। तो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखें बेटा तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए क्या बोलता है, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? बंधन ऊर्जा तथा नाभिक स्थायित्व में क्या संबंध है? जब कुछ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर क्या कहलाते हैं बेटा? न्यूक्लियन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सम्मिलित रूप से बोलते हैं न्यूक्लियन। तो लिखना क्या है आपको बंधन ऊर्जा में? जब कुछ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बोलता है बेटा? नाभिक का निर्माण करते हैं। तो द्रव्यमान क्षति के संगत ऊर्जा को, जो द्रव्यमान क्षति होती है बेटा उसके संगत जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसे ईबी से प्रदर्शित करते हैं। यदि द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम, प्रकाश का वेग c हो, तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा ईबी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, इतना लिख सकते हैं आप। इसी में एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं बेटा, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैंने बहुत अच्छे से सारी पीडीएफ अभी बनाई हुई है। ये आपको डाउटनेट के ऐप पर मिलेगी। आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना बेटा, वहां पर लिंक मिलेगा। कहां से आपको पीडीएफ मिलेगी? आप लिंक ओपन करना, उसमें जाएंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं बताना चाहता हूं क्या आता है बेटा, एक प्रश्न और आता है।
जो इसमें अभी तो इंक्लूड नहीं है, फिर भी मैंने ये यहां पर ला लिया था क्योंकि आपको मुझे समझाना था। न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, वो बंधन ऊर्जा है बेटा। अभी आता है न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं। ये प्रश्न भी बहुत जगह मैंने देखा है बोर्ड एग्जाम्स में। तो क्या लिखता है, किसी नाभिक से उसके एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए आवश्यक औसत ऊर्जा को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है। तो किसी नाभिक से बोलते हैं बेटा उसके एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए जो आवश्यक औसत ऊर्जा होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये यदि नाभिक के बंधन ऊर्जा Eb और उसमें विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या अर्थात द्रव्यमान संख्या A हो तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा EBN = EB/A हो जाएगा बेटा। शब्दों में बोल सकते हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर बंधन ऊर्जा बटा नाभिक में कुल न्यूक्लियनों की संख्या अर्थात द्रव्यमान संख्या। और ये ठीक है, पिछले प्रश्न में ये भी पूछा गया है, आपको दिखा देता हूं क्वेश्चन एक बार देखो। इसी में बंधन ऊर्जा तथा नाभिक स्थायित्व में क्या संबंध है। तो ये है बेटा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसी नाभिक के स्थायित्व की क्या होती है, माप होती है। ठीक है, बंधन ऊर्जा और नाभिक के स्थायित्व की क्या रिलेशन है बोलता है। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसी नाभिक के स्थायित्व की माप होती है। इसका मान अधिक होने पर नाभिक क्या होता है बेटा, अधिक स्थायी होता है। नाभिक जो होता है वो अधिक स्थायी होता है। हाँ, कितने नंबर क्वेश्चन हो गया, 26। अब हम पहुंच गए बेटा क्वेश्चन नंबर 27 पर। कहां पर पहुंच गए हम, क्वेश्चन नंबर 27 पर। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 अंक का है बेटा। एंड गेट की सत्यता सारणी प्रतीक चिन्ह। ये आपका कौन सा गेट दिखाई दे रहा है, ये जो गेट दिखाई दे रहा है बेटा ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है। ये कौन सा गेट है बेटा, ये एंड गेट है। ठीक है, एंड गेट है। आज ही की क्लास में मैंने उस समय बताया था आपको। ठीक है, और ये प्रतीक चिन्ह से समझना है ये कौन सा गेट है बेटा, ये और गेट है। इन दोनों गेटों में एक चीज कॉमन होती है बेटा, इनपुट। ठीक है, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं मगर आउटपुट केवल और केवल एक होता है। आउटपुट क्या होता है बेटा, केवल एक होता है। ठीक है, इसको याद रखना। ये 2 इनपुट है एंड गेट में, ये पहला A और ये B, और ये y = क्या आएगा बेटा, A.B। y = क्या आता है हमारे पास, A.B। अब यहां पर सुनिएगा, इनपुट कैसे होते हैं। 2 स्विच है आपके घर में, इसको समझना ना बेटा। आपके घर में बिजली की अगर 2 स्विच हैं तो 2 स्विच की स्थितियां कैसी होती है, मैं अभी इसको और आपको एक्सप्लेन करूंगा एक छोटे से डायग्राम के द्वारा। ठीक है, देखो क्या होता है एंड गेट की स्थिति में बेटा। अगर एंड गेट है तो एंड गेट की स्थिति में होता क्या है एक्चुअल में मालूम है। यहां पर अगर मैं इसका विद्युत परिपथ बनाऊं तो 2 स्विचेस होती है बेटा। दोनों स्विच ऐसा होता है, दोनों स्विच कैसा होता है बेटा, श्रेणी क्रम में होता है। दोनों स्विच कैसा होता है, श्रेणी क्रम में। ये ऐसे, यहां पर बैटरी लगी होती है, यहां पर एक बल्ब लगा होता है, लैंप बोलते हैं। ये बैटरी है, ये 2 स्विच होते हैं A और B। दोनों स्विच कैसे होते हैं, आपस में श्रेणी। कौन से गेट के लिए, ये एंड गेट के लिए। कौन से गेट के लिए बेटा, एंड गेट के लिए। अगर आपको एंड गेट को समझना है, ये तो उसका क्या हो गया, प्रतीक हो गया, सिंबल हो गया। आप ये परिपथ याद रखो। 2 स्विच हैं, दोनों कैसे बेटा, श्रेणी क्रम में है। अब देखूंगी, मैं आपको बता रहा हूं 2 स्विच है, 2 स्विच की स्थिति क्या हो सकती है, दोनों स्विच ऑफ हो सकते हैं। 0 का मतलब ऑफ। एक स्विच ऑफ हो सकता है, दूसरा स्विच ऑन हो सकता है। पहला वाला ऑन हो सकता है, दूसरा वाला ऑफ हो सकता है। ऐसा हो सकता है ना, 2 स्विच रख लो, दोनों के दोनों बंद हो सकते हैं। एक बंद, दूसरा चालू, मतलब ऑन। पहला वाला ऑन, दूसरा वाला ऑफ, या फिर दोनों की दोनों ऑन। इस 4 के अलावा और कोई कंडीशन नहीं बनती। अब इसमें देखो, पहला वाला स्विच कैसा है बेटा, ऑफ। यहां से करंट जाएगी। करंट कहां से जाएगी बच्चों, करंट यहां से जाएगी। ये करंट आई जा रही है। करंट जब लैंप में पहुंचेगी तब बल्ब क्या होगा, जलेगा या ऑन होगा। ठीक है, अब दोनों के दोनों स्विच ऑफ है तो लैंप जलेगा क्या। मेरे आंसर देते जाना, मैं यहां पर फील करते जाऊंगा। आप लोग आंसर देते चलो बेटा, आप लोग आंसर देते चलो, मुझे आप लोग आंसर देते चलो। दोनों स्विच ऑफ है, ये 0 0 मतलब ऑफ ऑफ, दोनों स्विच ऑफ है। लैंप तक करंट पहुंचेगी, पहुंचेगी क्या, नहीं पहुंचेगी। और नहीं पहुंचेगी मतलब 0। पहला वाला ऑफ है, दूसरा वाला ऑन है। करंट तो यहीं से जाएगी क्या, इसी रास्ते से। तो पहला वाला तो ऑफ है बेटा, मगर दूसरा वाला ऑन है, तो दूसरा ऑन होने का कोई फायदा हुआ क्या, नहीं हुआ। मतलब लैंप जलेगा क्या, नहीं जलेगा, लैंप ऑफ रहेगा। ये हमारा आउटपुट होता है। अब पहला वाला ऑन है, 1 0 का मतलब क्या है, पहला वाला ऑन है, दूसरा वाला क्या है बच्चों, ऑफ है। तो करंट तो पहले वाले से आगे बढ़ जाएगी, मतलब दूसरा वाला तो ऑफ है, ये खुला हुआ है। ये कैसा है बेटा, खुला हुआ है, तो ये लैंप फिर से नहीं जलेगा। ये भी कंडीशन क्या आएगी बेटा, 0।
और ये देखो 1 1, जब दोनों के दोनों स्विच ऑन रहेंगे ना तब करंट लैंप तक पहुंचेगा, हमको आउटपुट मिलेगा। हमको क्या मिलेगा बच्चों? आउटपुट। इसी को मैंने समझाया था आपको कि एंड गेट की कंडीशन में आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जब दोनों स्विचेस हाई होंगी या दोनों इनपुट हाई होंगे तभी हमको आउटपुट क्या मिलता है बेटा? हाई मिलता है। आउटपुट क्या मिलता है? हाई मिलता है। और वैसे ही ऑर गेट, ये इसका क्या है बेटा? ये बुलियन अलजेब्रा, यहाँ y इक्वल टू a डॉट b होता है, यहाँ बुलियन अलजेब्रा y इक्वल टू a प्लस b होता है। अब इसमें भी मैं आपको वो बना के दिखा देता हूं, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ से ही याद रखते हैं सब लोग इसको, ठीक है? ये ऐसा रहता है। यहां पास भी हमारे पास में कितने स्विचेस है बेटा? 2 स्विच। मगर यहां पास में जो स्विच होते हैं ना, ये A है, ये B है। ये स्विचेस कैसे लगे रहते हैं बेटा? समांतर क्रम में लगे रहते हैं। ये ऐसे, ये लैंप, यहां से करंट आई जा रही है प्लस माइनस। अब देखो यहां पर भी हमारे पास में कितने कंडीशंस होते हैं? यहां पर भी बेटा ये होता है 0, ये होता है बेटा 0, ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है बेटा 1, ये होता है 0, ये होता है बच्चों 1, ये होता है 1, ठीक है? इस तरह से कंडीशन होते हैं। अब देखो दोनों के दोनों स्विच कैसे बेटा? ऑफ है। आउटपुट भी कैसा रहेगा? ऑफ रहेगा। पहला वाला ऑफ है, दूसरा वाला ऑन है, तो ये करंट, पहला वाला ऑफ है, दूसरा वाला ऑन है, तो करंट नीचे से चला जाएगा, समांतर क्रम में नीचे से चला जाएगा, और ये जो लैंप है वो क्या होने लगेगा बेटा? जलने लगेगा। तो 0 1 में क्या मिलेगा हमको? 1 मिलेगा। पहला वाला ऑन है, दूसरा वाला ऑफ है, करंट ऊपर से चली जाएगी, लैंप फिर से जलने लगेगा, फिर से हमको आउटपुट क्या मिलेगा? ऑन मिलेगा, 1 मिलेगा। अब जो दोनों के दोनों स्विच ऑन रहेंगे तब भी मिलेगा। तो ये ऑर गेट है। ऑर गेट में कोई भी अगर एक इनपुट भी ऑन है तो आउटपुट ऑन मिलता है, मतलब एक इनपुट भी हाई है तो आउटपुट हमको हाई मिलता है। इस तरह से हम याद रखते हैं एंड गेट और ऑर गेट को। बात समझ में आई क्या? आते हैं क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं यहां से भी प्रश्न बेटा, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, कितना? 27 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 28। समय बहुत ही कम है, देखते हैं जितने क्वेश्चन हो पाएंगे बेटा, ठीक है? हाँ, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिखता है बेटा? दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर V इक्वल टू 60 वोल्ट है। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना बेटा? 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कितना बोलता है? आवेश का मान दिया बेटा, Q इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁵ कूलम आवेश को ले जाता है, तो किया गया कार्य कितना होगा बोलता है। दो चीजें दी गई है, सूत्र होता है बेटा हमारे पास V इक्वल टू क्या होता है? W/Q। हमको W निकालना है बेटा, W इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q इंटू V आ जाएगा। Q का मान रखना 3 × 10⁻⁵ और V का मान कितना है बेटा? 60। क्या आ जाएगा हमारे पास? 6 तिया 18, 180 × 10⁻⁵5। 6 तिया 18, 180 × 10⁻⁵ क्या आ जाएगा? ऋण 5। इसको देखो एक्चुअल में लिखने का तरीका क्या है, इसको हमको 1.8 बनाना पड़ेगा। 1.8 बनाने के लिए मुझे 100 से भाग करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। इसका याद रखना, इसको मैं 100 से भाग करूंगा बेटा, 100 से गुना करूंगा, तो भाग वाला क्या बना देगा इसको? जो भाग वाला है बेटा डिवाइड जिससे कर रहे हैं वो तो बना दिया इसको 1.80। 180 को भाग दूंगा 100 से तो क्या होगा? 1.80 हो जाएगा ना। 1 क्या हो जाएगा बेटा? 80 हो जाएगा। और ये गुना वाला क्या लिख सकते हैं? गुना वालों को 10⁻⁵ जो है वो क्या कर दिया बेटा? 10⁻�3 बना दिया। तो हम इस आंसर को लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 10⁻⁻3। इस तरह से हम आंसर अपना लिख सकते हैं। और किया गया कार्य है तो मात्रक क्या आएगा बच्चों? ये जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? जूल। क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत सारे बेटा, अब बाकी प्रश्न आप लोग बनाना या मैं अगले क्लास में कराऊंगा। ये 29 है, 30 है, 31 है, 32 है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको अगले क्लास में कराऊंगा, ठीक है? क्वेश्चन जो बच गए वो अगले, जब हम फिर से सेट पेपर सॉल्यूशन कराएंगे वहां पर हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। तो एक बार फिर से आज की क्लास खत्म करने से पहले मैं आप सभी बच्चों से बोलना चाहता हूं कि अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लग रही बच्चों, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बोलिए सबको कि चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, आज के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।